So, question, y'all. What is up with the Indian gamers betraying their audience? Well, Verdant Rusky over here is gonna let us know what the hell is going on. गेमिंग कम्युनिटी बर्बाद होती जा रही है। ये गेम वैसे बहुत फन है। मेरी समझ में नहीं आता भाई, इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते। Why there is no Indian gaming community? इंडिया में गेमिंग कम्युनिटी अपने सबसे वर्स्ट स्टेट में है। क्या हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है भी? कुछ समय Is this a problem that's still prevalent? Is there really no culture? Because it seems like there has to be a culture for online gaming for these guys to have as much viewership and as much of a pool as they are. पहले इंडिया के टॉप गेमर्स को मौका मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। एंड ये देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत Whoa! गेमिंग के बारे में उनसे बात करने का। एंड ये देखकर मुझे रियलाइज Let's go, Modi! Let's go, Grandpa Modi! Look at him being a gamer. Hell yeah! हुआ कि गेमिंग को जितनी इज्जत Modi sat with gamers, and this is when like Modi opened it up. Hell yeah! आज मिल रही है। Hell कुछ साल yeah. पहले तक उसको बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल लग्जरी और पेरेंट्स को Look at him! He's doing the Beat Saber! सिर्फ एक टाइम वेस्ट और बच्चों का दिमाग खराब करने Yeah, that's right. Make sure your hair is okay, Grandpa Modi. Hell वाली yeah. चीज माना जाता था। अगर एक He said, "Shit, that was a lot of fun." दो घंटे से ज्यादा या फिर कहीं गेमिंग पार्लर जाके बच्चे गेम खेल Yo, लेते this थे, is lit. तो घर पे मार पड़ना निश्चित था। लेकिन Modi said that India won in esports too. Yo, I hope so. He met with Indian gamers and motivated them. आज छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, गेमिंग में सबका इंटरेस्ट है और दिन के घंटे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आर्मी के जवानों तक में पबजी जैसे गेम को इतना खेला जाने लगा कि आर्मी को खुद उस पे बैन लगाना पड़ा। बहुत एक्सट्रीम Wow. केसेस सामने आए कि लोग गेम से इतना एडिक्ट हो गए थे कि उनके साथ कहीं दर्दनाक हादसे हुए। बच्चे अपने पेरेंट्स की जमा करी हुई सारी संपत्ति गेम्स पे लगा देते थे। कंपनी स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट को कैटर करने के लिए गेम्स बनाने लग गई। मोबाइल कंपनियां स्पेसिफिक मोबाइल्स लॉन्च करने लग गई। एंड असली सवाल तो ये है कि इस देश में जिसमें लोगों को, जनता को गेमिंग का जी भी नहीं पता, उसमें गेमिंग का इतना बड़ा एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, शॉक आया कैसे? वहां इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कैसे बनी कि इंडिया का गेमिंग मार्केट आज इतनी वर्थ का है? इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजर्स हैं। And this is actually a perfect part to stop here. Is this just a perfect example of like how India saw the rest of the world adapting to gaming and esports and how much money was being drawn? Modi saw with the amount of population that we have that has access to the internet and smartphones, why would we not take advantage of it? एंड एक तरफ जहां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है देश के बड़े बड़े गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स और गेमर्स को, जैसे मोर्टल, थग, गेमर फ्लीट, डायनामो जैसे लोग जिन्होंने इंडिया की जनता को गेमिंग से अवेयर कराया। कुछ ने इंडिया को, इंडियन गेमर्स को ई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा, तो कुछ ने इंडियन गेमर्स को साथ ला के उनके साथ काम करना शुरू करा। लेकिन फिर क्यों आज अगर तुम इंडियन कम्युनिटी के बारे में लोगों के ओपिनियंस यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो तुम्हें सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी की बुराई देखने को मिलेगी। क्यों इतनी बड़ी ऑडियंस के बाद, इतने बड़े यूजर बेस के बाद भी इंडियन गेमिंग को अच्छा नहीं माना जाता? जिस लेवल पर इंडिया के बाहर गेमिंग का कल्चर है, ट्रिपल ए गेम्स, कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स, इतनी बड़ी ऑडियंस होने के You're not a बाद fan of भी अंदर FPS वो culture games क्यों except नहीं for आ पाया? Valorant? Oh, गेमिंग that's की my शुरुआत bread and कैसे butter, हुई? क्या baby. हिस्ट्री है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, गेमर्स, ऑडियंस, कंपनीज का क्या रोल है एक अच्छी गेमिंग कम्युनिटी बनाने में, और क्यों गेमिंग सिर्फ एक मींस ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि Wait, hold on. Actually, India is making their own games which can really beat PUBG, Farlight, Free Fire, and some open world games. इंडिया के लिए Like they have their own copy. And you know what? This is actually a good point to bring up is like how people get mad at like when for PUBG, for example, PUBG gets banned, then BGMI comes out, which is just a complete clone of PUBG, but sometimes the clones, right? The copy sometimes surpasses the original. उससे बहुत Beast Boy Shub or BBS introduced gaming to India? Hell बड़ी yeah. चीज है। एंड फाइनली क्यों इंडिया गेमिंग कम्युनिटी की आज को इज्जत नहीं करता, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अलग अलग टॉपिक पर अक्सर ऐसी एनालिसिस वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो। Okay. एंड शुरुआत करते हैं ये I'm gonna have to put some of your इंडिया videos in में a rotation गेमिंग की there, guy. शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी खराब कैसे हुई उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गेमिंग इंडिया में आया कब और कैसे। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की तरह ही इंडिया में गेमिंग की शुरुआत 1980s में होती है। उस समय ज्यादातर कॉइन ऑपरेटेड मशीन हुआ करती थी जो आपको आर्केड पार्लर्स में देखने को मिलती हैं। आर्केड गेम्स जैसे Yeah, you got Pac-Man, you got Street Fighters, you got all of that.
पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, स्पेस डिफेंडर इंडिया के मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। Asians aren't made up for gaming. एंड 90s आते आते I don't know. I think they're making up some ground right now because if we look at like Marvel Rivals, that's the game that I like. You guys have been watching me play it. That's a 10-cent game. It's made out of China. If you look at the American Marvels game, it looks like China does the American heroes better than America itself. It's like China understands patriotism more than the American government and these American developers. It's insane. टेकन और स्ट्रीट फाइटर जैसे गेम्स भी लोगों को इन पार्लर में देखने को मिल जाते थे। साथ ही में मिडिल क्लास और अपर क्लास इंडियंस के घर में गेम्स देखने को मिलते थे। 1990s में निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो जापान की एक वीडियो गेम कंपनी है, निंटेंडो द्वारा बनाई गई changed the world. क्लोन्स इंडिया में पॉपुलर होने लगे। अब क्लोन्स के और असली निंटेंडो American games be pushing the निंटेंडो ने yes. इंडिया में अपना मार्केट बनाना नहीं चाहा। उन्होंने ऐसा क्यों करा, इसकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन इन क्लोन्स की बात करें तो बिल्कुल निंटेंडो के कंसोल्स की तरह ये गेम्स भी कार्ट्रिजेस पर चलते थे और हर कार्ट्रिज में बहुत सारे क्लासिक गेम जैसे सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, तुम्हारे बचपन के वो सारे गेम जो तुम्हें आज नॉस्टैल्जिया देते हैं, हैंडहेल्ड टाइप, कंट्रोलर टाइप, पॉकेट फैमी, कंप्यूटर टाइप, ऐसे बहुत तरह के NES के क्लोन्स आपको मार्केट में मिल जाते थे। और इन कंसोल्स को इंडिया के घर घर में पहुंचाने का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया के बाजारों का। When did you start the store? Long back, maybe more than 30 years. दिल्ली में पालिका बाजार, लाजपत राय मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, ऐसे कुछ इनफॉर्मल हब हुआ करते थे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपको अटारी, सेगा, प्लेस्टेशन के क्लोन कंसोल्स बहुत आसानी से दे सकते थे। यहाँ ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स क्लोन्स के ऊपर बार्गेन करा करते थे। Yep, this is the same thing happened here in America where we had clones of different things that came out, and apparently the same thing in China when Nintendo came out. You had like Jackie Chan had his own like keyboard that had a whole bunch of different games to teach, you know, children educational things, or at least that's what the guise of it was under. गेमिंग कंसोल्स की जानकारी, जैसे कौन सा कंसोल्स है, कौन से गेम्स है, क्या Yeah. शेल्फ लाइफ है, किसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये सब इन्हीं मार्केट से पता चलता था। लेकिन ये मार्केट सिर्फ पायरेसी, क्लोन, Yeah, I've heard of Scarfall 2. I've tried downloading Scarfall 2 so I could play it with you guys, but how do I even download that? And is Scarfall 2 bigger than BGMI? और अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए नहीं जाने जाते थे। इनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे ये इनफॉर्मल से मार्केट इंडिया का गेमिंग कल्चर बढ़ाने में सबसे आगे बढ़ गए, क्योंकि ये सारे बाजार ना गेमर्स के लिए, जो पैशनेट है गेम्स के लिए, एक गैदरिंग स्पॉट की तरह काम करते थे, जहां गेमर्स सोशली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, गेम्स के बारे में बात कर सकते थे, गेम्स खरीद सकते थे, बेच सकते थे, गेम के ट्रिक्स और चीट कोड शेयर कर सकते थे। एंड इंडिया में निंटेंडो जैसी बड़ी गेमिंग कंपनीज के सपोर्ट के बावजूद इन्हीं मार्केट्स की वजह से इंडिया में गेमिंग कल्चर बढ़ता चला गया। लेकिन कुछ समय बाद इनकी पॉपुलैरिटी घटने लगी एंड मिड टू लेट 90s आते आते इंडिया में कंप्यूटर्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की सेल्स इन कंसोल से ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने What did that say? आते आते इंडिया में कंप्यूटर Technological revolution in the 1990s. The 1990s provided a pivotal era in history for computers as technology advanced at an unprecedented pace. You could say the same thing about 2020 right now. This decade witnessed a widespread adaptation of personal computers and the birth of the internet as we know it. The groundbreaking innovation laid the foundation of the digital age. Yeah, I mean, I'm 1920s, 30 years later, we're gonna have the same thing, but it's gonna say that with the widespread adaptation of personal AI agents. और bots. पर्सनल कंप्यूटर्स की सेल्स इन कंसोल से ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने इन 8-बिट कंसोल्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोग अब अपने कंप्यूटर्स में सारे गेम इंस्टॉल कर सकते थे। इसी के साथ इन कंसोल्स के ऑफिशियल चैनल्स ने इंडियन मार्केट को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया। 2000 में प्लेस्टेशन 2 और इसके बाद बाकी वर्जन पॉपुलराइज होना शुरू हो गए थे, जिनको वारंटीज और आफ्टर सेल्स सपोर्ट के साथ कंपनी मार्केट में सेल करा करती थी। तो गेमिंग डायनामिक्स में इस शिफ्ट की वजह से इन बाजारों का रोल बदल गया। उनको देखे जाने लगा नॉट एज अ प्लेस जहां पे आप बाहर की दुनिया के गेम्स इंडिया में खेल सकते हो, बट एज प्लेसेस जहां पे आप पुराने गेम्स, क्रैक्ड कंसोल, सेकंड हैंड गेम्स अपने लिए ले सकते हो। एंड आज तक ये बाजार उन रेट्रो गेमर्स, उन शौकीन लोगों को केटर करते हैं जो पुराने हार्डवेयर, पुराने गेम्स, पुराने कंसोल्स की खोज में रहते हैं। And It's crazy how all of these consoles though and all these like handheld devices went away as soon as mobile gaming and like mobile phones became strong enough that one, do mobile gaming, and then mobile gaming became good enough to where it was kind of like, damn, this is good. 2000 में जैसे जैसे पीसी की और कंसोल्स की अवेलेबिलिटी और पॉपुलैरिटी Sonu, that's actually huge. I actually am साइबर कैफेज, गेमिंग पार्लर्स, Say that in the Discord so I can remember. मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए पीसीज, कंसोल्स एक लग्जरी थे और ये साइबर कैफेज और गेमिंग कैफेज कंसोल और सिस्टम के साथ-साथ इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करते थे। It's crazy how popular this is over in the East with these gaming cafes. These are not popular here in the West.
I've only seen one, and it was in Las Vegas, and I thought it was the coolest thing ever. जो 2000s में आम If you guys know Logie and I met up there IRL and played, hung out at the games. There was a big gaming tournament there. It was lit. जनता के लिए बहुत महंगा होता था। इन्हीं कैफेज में अक्सर लोकल कंपटीशन हुआ करते थे जहाँ गेमर्स आते थे, आपस में कम्पीट करते थे, प्राइजेस जीतते थे। 2006 में 1 लाख से ज्यादा साइबर कैफे हो चुके थे इंडिया में, जिनमें से 40% ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए यूज किए जाते थे। 2008 आते आते ये नंबर 2 लाख तक पहुंच गया। यहाँ तक कि गेमिंग की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी बढ़ने लगी थी कि गेमिंग डेवलपर्स ने इंडिया में खुद अपने गेम्स बनाने शुरू कर दिए। इंडिया में पहला PS2 गेम था हनुमान द बॉय वॉरियर, which was followed by Dawn 2, जो कि शाहरुख खान की मूवी पर बेस्ड था। लेकिन What? Hold on. Wait a second. 2 Why does this kind of look like Beard Biceps? Is this what Beard Biceps based his whole look off of? What the hell? Also, Hanuman being one of the first PS2 games, that's kind of lit. Come on. That's cool. How many of you played Hanuman as a kid? जो कि शाहरुख खान की मूवी पर बेस्ड था। लेकिन 2008 के बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें हुई जो साइबर कैफे कल्चर इंडिया So that was SRK? से लगभग गायब सा हो गया। साइबर कैफेज में बहुत सारे आईटी रूल्स और रेगुलेशंस लगने के कारण साइबर कैफेज में डिक्लाइन CS:GO. देखने के लिए मिलने लगा। एंड 2017 तक Come साइबर on. कैफेज का नंबर गिन के 50,000 तक हो गया। एंड इसीलिए इंडिया की वो गेमर जनता जो कभी अपना कंसोल, अपना पीसी शायद ओन नहीं कर पाई थी, जो गेम खेलने के लिए साइबर कैफे और गेमिंग पार्लर जाते थे, उन्होंने अपने पीसी और कंसोल को खरीदने की कभी जरूरत ही नहीं समझी। एंड इसी की वजह से इंडिया में राइज हुआ मोबाइल गेमिंग का। अब मोबाइल गेमिंग का राइज समझने के लिए, जो इंडिया के इतने बड़े गेमिंग ऑडियंस का नंबर जस्टिफाई करता है, उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि इंडिया में गेम्स को हमेशा एज अ टाइम पास, ब्रेक, एंटरटेनमेंट, टाइम वेस्ट की तरह देखा जाता था। I mean, this just seems like India is a little bit, don't take this the wrong way, but it seems like India is a little behind, or at least the older generation is a little behind on the viewpoint of gaming, because gaming is seen as a time stint, as an entertainment for sure, but it's no longer a waste, especially in the future. And as automation and AI takes over and normal jobs go away, you're going to have to do something on the internet, online, to be able to express yourself and earn some type of revenue from it. And I think this universal basic income is going to come in the form of social media companies paying its users for their time on that platform instead of going and using other platforms. क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी मिडिल क्लास जनता बहुत इकोनॉमिक Over here in America, parents are starting to understand it, and the parents are like pushing their kids to be YouTubers or influencers or whatnot. And hell, if the daughter's hot enough, some of the parents are like willing to take a serious conversation about OnlyFans, because that can legitimately be a path to generational wealth. Now, I think that's more of a tragedy than anything, but still, it's amazing all the different outlets and opportunities the internet provides for people to actually be able to earn money and be able to, yeah. हम्बल बैकग्राउंड से आती है, इसलिए ना तो वो इतने अवेयर हो What? पाते थे गेम्स के True. बारे में, ना उसके True. कल्चर को समझ पाते थे। खास करके इंडियन पेरेंट्स के लिए, जिनके लिए गेमिंग कोई टबू से कम नहीं था। गेमिंग से बच्चे बिगड़ते हैं, टाइम Not for nerds, your jobs can't be taken by AI. False. Absolutely false. वेस्ट है, दिमाग खराब करता है गेम, ये बहुत कॉमन बिलीफ्स थे। और इसी की वजह से गेमिंग कुछ बड़े शहरों के चुनिंदा घरों तक सीमित रह जाती थी, क्योंकि इस बड़े गैप की वजह से इंडियन ऑडियंस और गेमर्स ये नहीं समझ पाए कि जो एक्सपीरियंस आपको गेमिंग एज अ मीडियम देता है वो बहुत ही एडिक्टिव होता है। इसीलिए जब इंडिया में बढ़ोतरी हुई मोबाइल फोन्स की, जैसे अर्ली 2000s में जो बटन वाले मोबाइल्स में टेट्रिस, स्नेक जैसे गेम्स थे, वो बदलकर 10 साल में स्मार्टफोन्स में आज तक के खेले जाने वाले गेम्स बन गए। 2009 में आया एंग्री बर्ड्स, 2010 में फ्रूट निंजा, 2011 में टेंपल रन, 2012 में सबवे सर्फर्स, ऐसे कुछ मोबाइल। Question: How big was Angry Birds over in India? Genuine question. And in India, till now, parents think that bad boys play games like BGMI, Firefighter, all that, etc. Yeah, and that seems like the early 2000s, 20 teens on the parents of like, you know, violent kid or violent games are making kids violent like that. That just, as generations come, people will be more aware that like this is just another way to interact and socialize. It's no different than playing tag out in the park. मोबाइल गेम्स जो Very big, really big. Yo, I loved Angry Birds. It was so good. Fruit Ninja, so good as well. तो फिजिक्स या फिर प्लेयर्स के तेज रिएक्शन टाइम पर बेस्ड थे, जो आपको एक इजी एक्सेस देते थे, आपके अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको एक फील गुड फीलिंग देते थे, आपको सिमुलेट करते थे, गेम्स के अंदर रिवॉर्ड्स होते थे, जैसे कैंडी क्रश जो फ्रीमियम मॉडल पर बेस्ड था, आकर पूरे देश को डोमिनेट कर दिया। It blows my mind that Candy Crush is owned by the same company that owns Call of Duty, and Call of Duty doesn't earn more money than Candy Crush. Insane. I hate PUBG's addictiveness, and I've never played it. PUBG is not that addictive. Trust me. I played it and was able to put it down real quick.
फ्रीमियम मॉडल का मतलब है कि गेम तो फ्री को खेलने के लिए, लेकिन गेम का एड फ्री वर्जन या और एक्सेसरीज को खरीदने के लिए आपको पैसे देने होंगे। वो पैसे देकर आप अपना एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हो, एंड यही प्रीमियम मॉडल्स गेम्स के लिए क्यों बुरा है उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडी क्रश शायद ऐसा पहला गेम था जिसने बच्चों से ज्यादा, एक यंग ऑडियंस से ज्यादा, बड़े लोगों का, अडल्ट्स का, बुजुर्गों का मार्केट बच्चों से तेज कैप्चर करा। एंड 2012 के बाद से ये सिंपल से गेम्स और कॉम्प्लेक्स और इंटेंस होते जाते हैं। सुपरसेल द्वारा निकाला गया क्लैश ऑफ क्लैंस पहला ऐसा फेमस स्ट्रेटजी बेस्ड गेम रहा जो मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट को यूज करता था और सोशल एंगेजमेंट पर हेवीली। This one never caught my attention either. इसलिए है क्योंकि अगर तुम उस एरा से निकले हो तो तुम भी बता सकते हो मुझे कमेंट्स में कि तुम्हारा फेवरेट मोबाइल गेम उस टाइम कौन सा था। लेकिन यही वो टाइम था जब मोबाइल गेम्स ने कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स से ज्यादा पैसे बनाने शुरू कर दिए। जैसे सितंबर 2014 तक क्लैश ऑफ क्लैंस ऑलमोस्ट दिन का $5.15 मिलियन का रेवेन्यू करता MS Dhoni also played Clash of Clans. था। लोग घंटों इस गेम को खेलते रहते थे और मिड 2000s के बाद से मोबाइल गेमिंग का फिर एक बार लेवल अप हुआ। Shout out to MS Dhoni. पोकेमॉन गो, एक ऐसा गेम जो How big was Pokemon Go in India? ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके ऑडियंस को रियल वर्ल्ड में वर्चुअल एक्सपीरियंस दे रहा था। अब पोकेमॉन की फैन फॉलोइंग तो इंडिया में पहले से ही बहुत थी, लेकिन ये पहला ऐसा गेम था जिसके लिए लोगों को निंटेंडो को कंसोल नहीं चाहिए था। एंड इसी कारण की वजह से लोगों I can imagine Pokemon Go is such a global thing. It was so much fun for like the 2 months that everyone was just obsessed. ने अपने मोबाइल पर इस गेम को डाउनलोड करा। इस गेम का गेम प्ले इतना इनोवेटिव था, इसका कम्युनिटी Yeah, Pokemon Go went absolutely nuclear. इतना पागल हो गए किसी वजह से लोगों के एक्सीडेंट्स तक देखने को मिले। पोकेमॉन गो खेलने के चक्कर में हुए हादसों की खबरें दुनिया के कई हिस्सों से Everybody was going crazy. No human was making good decisions playing Pokemon Go. आने के बाद हद तो तब हो गई Yeah. जब गेम के चक्कर में ग्वाटेमाला में एक शख्स की Just जान play it in चली the गई। train. और That's इस गेम cool. को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन करना पड़ गया। You found a lot of Diglets on the train. एंड तब तक तो क्या, आज तक इतना A lot of Pikachus because it's filled with rats and shit. पॉपुलर कोई गेम नहीं हुआ कि इसकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इतनी हो। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन टू गेन दिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी वाज अ गेम दैट यू एंड आई हैव प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉल्ड PUBG। उस टाइम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था कि आप एक रॉयल रंबल गेम, एक बैटल रॉयल गेम जिसमें 100 लोगों को एक आइलैंड पर बिना किसी रिसोर्स के साथ छोड़ दो एंड प्लेयर्स को गन्स, हेल्थ पैक कलेक्ट करनी होंगी, लूट्स होंगी, टीम को कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, स्ट्रेटेजाइज करना, ऑल व्हाइल बीइंग जस्ट अ मोबाइल गेम जिसको कोई भी कहीं भी खेल सकता था। PUBG का लाइफ And it's crazy how good some of these mobile games perform. Like I look at Call of Duty, the Call of Duty mobile, and I don't really play a lot of PUBG, but the Call of Duty mobile is so good and works so well that sometimes I wonder why is this not the main version of the game. So I can understand like mobile gaming gets a bad rep, especially over here in the West. But once more, with the everyone having a phone, the ease of accessibility, you just get online and play with some friends. I understand why it's so popular. $1.3 बिलियन था जिसमें से इंडिया का कंट्रीब्यूशन अकेले बहुत ज्यादा था। इस बैटल रॉयल के कॉन्सेप्ट पर और बहुत मोबाइल गेम्स बने। Indian aunties love Candy Crush. BGMI, Arena, Free Fire, Call of Duty मोबाइल जैसे गेम्स में बाकी मोटिवेशन के साथ This game was crap. What was this one though? Hold on. जैसे इंडिया का कंट्री और चली भी। BGMI, Arena, Free What is Free Fire? I've never seen this game. Is this like a Fortnite? My dad used to play Clash of Clans. My Lauren's brothers are huge in Clash of Clans. They show off their bases. This is one that I never got into. फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स में बाकी मोटिवेशन के साथ गेम को लाया गया। एंड क्योंकि इंडिया में सडनली इतना एक्सपोनेंशियल राइज आया स्मार्टफोन्स का, इंटरनेट का, तो देखते ही देखते गेमिंग जो एक समय पर टबू माना जाता था, बड़े बुजुर्गों की समझ में नहीं आता था गेम खेलने से क्या मजा मिलता है, वो सडनली सबको समझ आने लग गया था। विच ऑल्सो अनसरप्राइजिंगली गेन्ड अ बिग बूस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन से पहले तक भी इंडियन जनता में गेमिंग के लिए रिस्पेक्ट नहीं बनी थी। I think the lockdowns inflated all of it. की खुशी दे सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट गेम्स के मामले में तब बननी शुरू हुई जब लोगों को दिखा कि गेमिंग में कितना पैसा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ई स्पोर्ट्स और यूट्यूब गेमिंग का। जैसे 2015 में भी क्लैश esports and YouTube gaming changed a lot. ऑफ क्लैंस के लोकल टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन ई स्पोर्ट्स को असली ब्रेक थ्रू PUBG मोबाइल की लॉन्च से मिला, जिसकी वजह से इंडिया में ई स्पोर्ट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट मार्केट एस्टैब्लिश हो गया। PUBG मोबाइल क्लब ओपन 2000 इंडिया फाइनल्स में कुछ ऐसे प्लेयर्स और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स फीचर करे It can't be that good if I've never heard of it. ई स्पोर्ट्स टीम और ऑर्गेनाइजेशन के बैकबोन बन गए। यूट्यूबर जैसे मॉर्टल, स्काउट, थक के बारे में लोगों को जानने के लिए मिला, जिन्होंने अपना करियर गेमिंग के अराउंड ही बना लिया। एंड ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, कम उम्र में इतना बड़ा काम कर सकता है, इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। इन प्लेयर्स ने इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स और बाकी कोलैबोरेशन से लाखों करोड़ों रुपए बनाने शुरू कर दिए। Indian gamers are making insane money who have reached a certain level. 2021 फरवरी में So this is, I think this is the byproduct. Indian gamers are making insane money who have reached a certain level.
I think this is a byproduct of just being in your own little circle and not being able to see past a certain viewpoint. Because as humans, we can't really grasp a global thing. But just gamers in general, people who are online putting gaming content out there, who are just putting themselves out there consistently, are able to generate an insane amount of money. And this is why I'm telling you guys, I think this is how the universal basic income is actually going to show itself. 2021 फरवरी में ट्विटर पर रिकॉग्नाइज ई स्पोर्ट्स इन इंडिया ट्रेंड होने लगा, जिसकी अटेंशन इंडियन गवर्नमेंट को मिली। एंड कुछ हफ्तों बाद इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन ने ई स्पोर्ट्स को एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट भी रिकॉग्निशन दे दिया। इंडिया में अचानक ई स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज बन गई कि 2020 में 29% रेवेन्यू बढ़ा, प्लेयर्स डबल 6 लाख हो गए और इसी साल में व्यूअरशिप 20 लाख घंटे तक पहुंच गई। इंडिया में सडनली गेमिंग हर तरफ आ गई, हर उस एक इंसान के पास जिसके पास मोबाइल। And the reason, you guys, I think this is an easy layup on why is esports so popular. And I think esports will become more popular than cricket. I think esports will become more popular than American football. I think it will become more popular than soccer. And the reason being is you don't have to be born with the genetic lottery of just having, great athleticism, being able to have the charisma to work your way through the ranks, being able to game. All you need is thumb and a good brain, right? Like if you have thumbs and a good brain, you can have good hand-eye coordination. You don't have to be blessed with genetic freaks, to be a genetic freak to be played. Not only in developed countries, nah. It's also, you don't have to be in a developed country. All you need is just a cell phone, a smartphone to get online and play. Like, I think that's why esports is ultimately going to take over. फोन था, एक स्मार्टफोन था, उसके मोबाइल फोन में गेम था। गेमिंग में पैसा, करियर, शोहरत, फेम सब मिल रहा था। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे थे। ई स्पोर्ट्स लेवल पर, लोकल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर गेमिंग टूर्नामेंट्स हो रहे थे। लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे गेम्स के माध्यम से। रेवेन्यू बढ़ रहा था, प्लेयर्स बढ़ रहे थे, नए नए गेम्स लॉन्च हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी एक हिस्सा था जो इस सब से बिल्कुल खुश नहीं था। And if you really want to get woke at it too, boys and girls can play with each other. No diddy. No, don't make that weird. They can play on the same team theoretically, right? Like a girl who can think and has good hand-eye coordination and grew up gaming could theoretically be just as good as some guys. In fact, there's plenty of girls who are way better than me at games and way better than everybody here in chat at games. वो थी इंडिया की पुरानी गेमिंग कम्युनिटी, जो ये मानती है कि मोबाइल पर खेले जाने वाले आसान से गेम्स वो एक्चुअल गेमिंग को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। एंड ये कम्युनिटी एंड इस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग इतने खफा थे कि वो उन गेमर्स को जो इंडिया में गेमिंग को इतने आगे लेके गए, उनसे ही नफरत करनी शुरू कर दी। बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। इंडिया में गेमिंग की स्थिति के बारे में डिस्कस करें उससे पहले ये क्लिप्स देखो। प्लेग्राउंड का बाजीगर सबको दिखाऊंगा, राइज ऑफ द लेजेंड्स, ये प्लेग्राउंड 3। ये है इंडिया का एक बहुत पॉपुलर गेमिंग रियलिटी शो कॉल्ड प्लेग्राउंड। शो का ऑब्जेक्टिव है इंडिया के गेमर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपनी गेमिंग स्किल्स दुनिया के सामने शोकेस कर सके। और इसको This was an actual TV show? Yo, we need one of these in America. That would actually pop the fuck off. Like make this like a Netflix show or an Amazon show? करने के लिए सहारा लिया गया इंडिया के टॉप गेमिंग क्रिएटर्स का, जैसे कैरी मिनाती। Wait, hold on. राइज करने के लिए सहारा लिया गया इंडिया It was an Amazon TV show. Bring this shit to America. के टॉप गेमिंग क्रिएटर्स का, जैसे कैरी मिनाती, Hey, it's the Indian Mr. Beast. What the hell? मॉर्टल, टेक्नो गेमर्स एंड एल्विश यादव फॉर सम रीजन। पर गेमिंग के नाम Yo, why is Elvish getting the hate for that? She's dope. पर इस शो में Or he is, excuse me. शो के बारे में अगर तुम लोगों से पूछोगे तो अक्सर ये सुनने को मिलेगा कि ये शो गेमिंग के नाम पर सिर्फ क्लाउड लेने के लिए बनाया गया है। I am going to say, if you guys have Amazon Prime, it is a free sub. So if you guys want to support your favorite creator. ऐसा शो जिसको गेम में आने वाले लोग अक्सर अपने मेन चैनल पर रोस्ट करते हैं। एंड भले ही गेमिंग कम्युनिटी में इस शो को कोई सीरियसली नहीं लेता हो, लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि गेमिंग के नाम पर इंडियन ऑडियंस को जो दिखाया जा रहा है, जो बेचा जा रहा है, उसको देखकर जो एक्चुअल जेन्युइन अपने आप को गेमर्स कहलाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्लेग्राउंड तो उस प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स को सबसे पहले तो यही दिक्कत है कि ये मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स अपने आप को गेमर्स बुलाते ही क्यों हैं। उनका कहना है कि इन Is that the guy that played Speed? सारे गेमर्स को खुद को बस एक गेम का एक्सपर्ट प्लेयर बनाना चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम गेमर्स गेम्स। This show later became like Big Brother show, only like drama? Of course it would. But that's the point. Everyone's like, ooh, drama? I love drama. I'm gonna eat that shit up. खेलने और एक्सप्लोर करने Yeah, के that बजाय money. उसी गेम पर फोकस करते हैं, उसे ही खेलते हैं जो या तो ट्रेंड में होता है और उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज, ऑडियंस, मेंबर्स लेके आ सकता है। और अक्सर ये गेमर्स Wait, is that Nishay?
Is this Nashe? Insane Nashe for the Milan family? Shout out to them. Hell yeah, they made the video. में होता है और उनको ज्यादा से ज्यादा Hell yeah. ऑडियंस मेंबर्स लेके आ सकता है। और अक्सर ये गेमर्स अपने अपने कुछ गेम्स के लिए पॉपुलर होते हैं, जैसे गेमर फ्लीट माइनक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, टेक्नो गेमर GTA खेलने के लिए, Called that shit. गेमिंग फ्री फायर खेलने के लिए। एंड अक्सर ऐसे मेन स्ट्रीम गेमर्स अक्सर वही गेम्स खेलते हैं जिनकी वजह से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। एंड ज्यादातर ये मोबाइल गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अगर तुम पीसी या फिर कंसोल गेम्स खेलने वालों की मानो तो उनके मायने में गेमिंग का एक्सपीरियंस है अलग अलग गेम्स को खेलकर, उनको एक्सपीरियंस कर उसे शेयर करना अपनी ऑडियंस के साथ। एंड इंडियन गेमिंग के बारे में Shout out to Carrie. सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो होता है अपनी कम्युनिटी में डिफरेंट गेम्स को एक्सप्लोर करके ऑडियंस तक पहुंचाना, What is that? That looks like trash. सोल से कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि अक्सर मेन स्ट्रीम प्लेयर्स Was that Firefly or yeah, Firefree? फोकस होता भी नहीं है, लेकिन व्यूज कैच करने के लिए कुछ कैची सा थीम पकड़ते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट, एसएमपीज या फिर चैलेंज बेस्ड गेम्स, जिनका सोल पर्पस बस एंटरटेन करना होता है। एंड ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा तरीका साबित हुआ है। PC gamers are not popular because the government taxed the hell out of PC parts. How much longer is that going to be a thing, though? Because I feel like if Modi is truly going to be pushing this esports thing and going to be pushing this like technological future with crypto and mining, I feel like there's going to be a big PC push in India. Call me crazy, but from 2025 to 2030, I think a PC in every home is not going to be crazy. That was trash. Was fire. Call that. करने के लिए उसको Call engage करने that. के लिए, लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि ये यूट्यूबर्स बस अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। अच्छे खासे हाई एंड सिस्टम्स, महंगे से महंगे कंसोल्स, महंगे से महंगा गेमिंग इक्विपमेंट लेने के बाद भी ये गेमर्स अपनी ऑडियंस के साथ नए गेम्स ट्राई ही नहीं कर पाते, जैसे ट्रिपल ए सिंगल प्लेयर स्टोरी बेस्ड गेम्स जो एक स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं, जिनको अच्छे से लिखा जाता है, उनकी राइटिंग और स्टोरी में कुछ बात होती है, जिनके गेम प्ले एलिमेंट्स, मैकेनिक्स, डायनामिक्स बहुत यूनिक एक्सपीरियंस आपको देते हैं। वो इंडिया की मेन स्ट्रीम गेमिंग ऑडियंस कभी फॉलो ही नहीं कर पाती, उन गेम्स से कभी इमर्स ही नहीं हो पाती, क्योंकि उनके मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स उन गेम्स को कभी खेल ही नहीं पाते। एंड अगर I do not see the appeal to a lot of those role-playing games, except for things like Grand Theft Auto, maybe even like Sea of Thieves or something like that. But Firefree requires low-end mobile, and so many people can buy a mobile and cheap. Yeah, no, I think once more that narrative right there is the whole reason why esports, gaming, this whole online culture, it just makes so much sense. तुम सोच रहे हो इसलिए होता है क्योंकि ऑडियंस इसको सपोर्ट नहीं करती, उनको ऐसे गेम्स देखना पसंद नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की ऑडियंस वो गेम्स देखना नहीं चाहती, बट सच तो ये है कि इंडिया के गेमर्स वो गेम्स खेलने की काबिलियत ही नहीं रखते, क्योंकि इन गेम्स को खेल तो कोई भी लेगा, लेकिन उन ट्रिपल ए गेम्स, स्टोरी बेस्ड गेम्स को इस तरह से प्रेजेंट करना कि लोग Hold on. Is this okay? Never mind. This guy's just wearing a shirt that's so close to his skin color. I thought this guy was wearing like a turtleneck to games. I was like, what in the Steve Jobs am I looking at? आपके गेमिंग क्रिएटर के थ्रू उस गेम में वाइकेरियसली इमर्स हो पाए is not just about gaming skills but more about how you present it, which believe it or not is far more difficult than playing आपका ये PUBG, Free Fire जैसे बैटल रॉयल गेम्स, जिसमें प्लेयर्स बस चीख चिल्ला रहे होते हैं और एम असिस्टेड गेम प्ले पर फ्लेक्स कर रहे होते हैं। I'm not gonna lie. This guy probably just sucks at first-person shooters or third-person shooters, so he thinks action role-playing games are the way. Cause he sucks. And even if You bot, you noob, stuck in bronze. ये स्टोरी बेस्ड गेम्स खेल भी ले तो Get good. GG's. Too easy. कमेंट्री बस ओ भाई ये क्या हो गया, F's in the chat. भाई क्या सीन है ये? एंड काफी बार इसी रीजन की वजह से I mean, these games are cool, and I probably should do more like roleplay and like walkthrough games because they are fun. Like Wukong was a great game, but like they don't give the same dope as lining up against, lining up with your boys on one side of you, lining up against another group of guys and be like, yo, my guys are going to impose our will on your guys. We're going to spawn trap you. We're going to feast on you. And once we're done, we're going to be taking selfies with your mamas. से ये मेन स्ट्रीम गेमर्स वापस से उन्हीं गेम्स पर आ जाते हैं जिनको माइंडलेसली खेला जा सके। एंड एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में शायद ही आपको ऐसे गेमर्स देखने को मिले जो वॉक थ्रू को अच्छे से प्रेजेंट करा पाए, अपनी ऑडियंस को गेम्स में इमर्स करा पाए, अलग अलग गेम्स के वॉक थ्रू दिखाएं, खेलते खेलते ओपिनियन शेयर करें। That's for now. Hello. That's gonna be for now, right? But as the online, live streaming audience grows in India, more people will grow and be like BBS. That's why if any of you who are in here now who have that dream, who have a little bit of charisma, who have a little personality, maybe you have something inside of you that makes you feel like you're a little bit different than everybody else around you, please, for me, 2025, turn the stream on, chat for a little while, play some games, create an audience, and leave nothing
on the table. स्टोरीज शेयर करें, गेम्स की टेक्निकलिटीज को ऑडियंस को समझाएं। अगर तुम सोच रहे हो कि ये करना तो बहुत मुश्किल है, तो हाँ ये है, एंड इसीलिए बाहर के गेमिंग क्रिएटर्स जैसे द रैड ब्रैड या फिर लूक स्टीफन्स गेम्स को एज वर्क ऑफ आर्ट ट्रीट करते हैं, ना कि एज अ मीडियम जिसके बारे में वीडियो बना के अब व्यूजर पैसा कमाओ। पूरे गेम्स के वॉक थ्रूज करते हैं, 2-2 4-4 घंटे की वीडियो बना के अब व्यूजर पैसा कमाओ। पूरे I don't know if having Dr. Disrespect in your YouTube video nowadays is the best thing in the world, but I will say I am a part of the Gentleman's Club. I am quite a fan of the Gentleman's Club. गेम्स के वॉक थ्रूज करते हैं, 2-2 4-4 घंटे की वीडियो एसेस बनाते हैं गेम्स पर, सिंपली बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट गेमिंग एज अ आर्ट। एंड अब ये बात सच है कि इंडिया के गेमर्स से एक्सपेक्ट करना ठीक भी नहीं होगा, कंसीडरिंग कि मोबाइल गेमिंग के बूस्ट के बाद अभी उनको भी गेमिंग में इतना एक्सपीरियंस है नहीं। पर इसी लैक ऑफ एक्सपीरियंस को छुपाने के लिए ये मेन स्ट्रीम गेमर्स अच्छे गेम्स का एक्सपोजर अपनी ऑडियंस को देने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि अगर ऑडियंस का टेस्ट स्विच हो गया तो माइंडलेस गेम्स को छोड़कर ऑडियंस उन गेम्स की तरफ भागेगी जिनको दिखाने की कैपेबिलिटीज गेमर्स के पास नहीं है। लेकिन इस चक्कर में जो गेमिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, जो 10-20 साल से गेम्स कलेक्ट कर रहे हैं, पीसी और कंसोल पे गेम खेल रहे हैं, अपनी एक नीश कम्युनिटी में रहते हैं, वो ये देखकर नाखुश हो जाते हैं कि इंडिया में गेमिंग को ऐसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कई मायनों में गेमिंग में इनएक्सपीरियंस्ड है। मेन स्ट्रीम गेमर सिर्फ व्यूअरशिप के पीछे भागते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ ये देखकर लगाया जा सकता है कि उनमें से मेजॉरिटी बस एंटरटेनमेंट कंटेंट डालते हैं, जिसका गेमिंग से दूर रहे हैं, जो कई मायनों में गेमिंग में इनएक्सपीरियंस्ड है। मेन स्ट्रीम गेमर सिर्फ व्यूअरशिप के पीछे भागते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ ये देखकर लगाया जा सकता है कि उनमें से मेजॉरिटी बस एंटरटेनमेंट Who is this guy? What a look. कंटेंट डालते हैं, जिसका गेमिंग से दूर What the hell are you talking about? जैसे गेमर फ्लीट, मिथपैड, पायल गेमिंग जैसे क्रिएटर्स Hey, yo. एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करते हैं गेमिंग से। रिएक्शन वीडियोस, अनबॉक्सिंग गैजेट्स, डे आउट विद समवन, व्लॉग, One cute क्रिएटर्स smash. एंटरटेनमेंट की तरफ Yeah, you have the creators and like you see them online, you think they're good, you hang out with them ज्यादा IRL, इंक्लाइन करते हैं गेमिंग से। some like parasocial relationships. I'm here for the reaction shit. वीडियोस, अनबॉक्सिंग गैजेट्स, डे आउट विद What are we doing here, mortal? Followers controlled my day for 24 hours? What is his followers asking him to do? I would never. समवन, व्लॉग्स जैसा कंटेंट अपने आप को गेमर बोल के दिखाया जाता है, एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज ओनली फेयर बिकॉज I think limiting gaming to 2 hours a day by the government so people don't get addicted to it is necessary. I almost want to ban you for even saying that. That is such a terrible idea. You do not want any adult to have any power over you to say how long you can or can't do something. Any adult should have the autonomy. Any freestanding human being with a soul should have the autonomy to do what they want. For kids, no. ऑडियंस उस तरफ इंक्लाइंड है ऐसे कंटेंट पर इजीली You don't open the door. यूजर स्पॉन्सरशिप। It's a slippery जब slope. मिथपैट ने मेनस्ट्रीम गेमर्स पर हेट वीडियो पर रिएक्शन दिया था तो उसने ये कहा था, देखो 2 पॉइंट्स है मेरे। YouTube पे लोग व्यूज के लिए ही वीडियो अपलोड करते हैं। एंड उसकी बात ठीक भी है, जब YouTube पर लोग व्यूज के लिए कंटेंट A million %. Right. We should not rely on the government to teach our kids. Okay? We don't rely on the government to teach our kids. It takes a community. You should raise your kids and you should be in a community around you that is good and is pushing good to help also raise the kids, because that's going to be the influence that they're going to be around. That's the shit that they're going to see in their day-to-day life. Like, बनाते हैं। Come on. अगर किसी तरीके का कंटेंट आपको व्यूज लाके दे रहा है तो क्रिएटर क्यों उस तरीके का कंटेंट नहीं बनाएगा? लेकिन कम्युनिटी को प्रॉब्लम होती है तब जब उस कंटेंट के साथ ही गेमिंग को रिप्रेजेंट करने वाले क्रिएटर्स मिलने जाते हैं। that is true. As I said that, I did realize you can't always have a good community around you. That is very fair. But I still don't believe it's going to be the government's say to do that. That is fair. प्रधानमंत्री मोदी जी से कंटेंट Payout Gaming is my first crush. I mean, she's dope. क्रिएटर्स का खराब रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करना, She gives me like Demi Sucks vibes. गेमिंग ऐसा कॉन्सेप्ट का मजाक बनना, रेपिटेटिव घिसे पिटे कंटेंट बनाना, से कंटेंट निकालने की जड़ सिर्फ एक है, एंड वो है इंडिया की इमेच्योर इनएक्सपीरियंस्ड गेमिंग ऑडियंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारे यूट्यूबर्स सिर्फ गेमिंग के नाम पर क्लाउड और व्यूज चेज करने वाला कंटेंट बनाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो गेमिंग को लेकर लेजिट ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो बाहर के देशों में देखने को मिलता है, जैसे वॉक थ्रूज के लिए बैटल किंग, स्टोरी मोड Hey, what's up, Yash? गेम्स रिलेटेड न्यूज के लिए लेजी असैसिन। वहीं बीस परशुप जैसे गेमर्स अपने अच्छे गेमिंग कमेंटरी के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए और अलग-अलग गेम्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन, क्रेडिबल स्किल्स, एक अच्छा ऑडियंस बेस होने के बाद भी इन गेमर्स से ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो ये Man, this guy really does not like first-person shooters. He would be really bad at Call of Duty. I would love to play this guy in like PUBG,
Fire Free. I'd love to play him in one of these games. आखिरी वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि no more walkthroughs, no more live. If everything would be solved by the community, we would need no police. Okay, hold on. Where are you, Geeky? Where is this? Okay. So, if everything would be solved by the community, we would not need the police. I don't disagree. You need the police for, you need the community for police, for firefighters. You need the community and the government to pay for teachers. But this, I think, hopefully we could agree, this and saying that kids can game till midnight are not the same thing. The government should not be telling the kids, hey, no gaming at midnight. That should be up to the parents. Grandpa Modi already has enough on his plate to deal with. Can we agree on that? Can we agree on that, Geeky? No gaming at midnight? I mean, yeah, but that's once more. That should not be up to the. That should not be up for the government. That should be up for the parents. But that time I was a kid. Yeah, no, we agree on this. Okay. Streams. ये है हिम्मत, जिसका चैनल अलग अलग गेम्स के वॉकथ्रू से भरा पड़ा है। 2500 से भी ज्यादा वीडियोस हिम्मत ने चैनल पर अपलोड करी है, लेकिन 4 साल पहले उसने YouTube छोड़ दिया क्योंकि उसको अपने वीडियोस पर ऐसा सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था जिसके लिए वो एफर्ट डाल That should be for the parents, yeah. की लास्ट वीडियो जिसमें उसने अपनी कम्युनिटी को साइन ऑफ करा है, उस पर उसकी बाकी वीडियोस के मुकाबले बहुत ज्यादा व्यूज है। So are us Americans? I'm sorry. Us Americans, we're real sensitive. We are real sensitive about the government telling us what we can and can't do. I don't know if you guys could tell that. The government can't tell us shit. सिमिलर केस रहा है 20 पर शुभ के साथ भी, जिसने इस वीडियो में बताया था कि कैसे कुछ समय जब उसने अपने इंटरेस्ट के साथ वीडियोस डालना शुरू करा था तो उसका चैनल गिरता चला गया। नॉट केयरिंग अबाउट द नंबर्स और द कमेंट्स कितने मिल रहे हैं मुझे, मेरा चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, माय चैनल इज डेड। और इसका सिंपल रीजन ये है कि शुभ Same. Mine's dead too. Mine is too. को उस चैनल पर अपनी ऑडियंस से वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। शुभ अपनी माइनक्राफ्ट वीडियोस के लिए पॉपुलर था, लेकिन जब शुभ ने माइनक्राफ्ट छोड़कर और गेम्स खेलने का ट्राई करा तो This is BBS. This is Beast Boy. सबने मुंह मोड़ लिया। सिंपल और बेसिक रीजन है कि मेरी ऑडियंस यहीं पर बैठी है बट वो मुंह मोड़ ले Yours was never alive, my boy. Oh, I was cooked. Oh, है जब मैं उन्हें वो दी देता जो वो चाहते I've been cooked. वही ट्रिगर्ड इंसान निश्चय ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो जो गेम्स खेलता है निश्चय! वो उसको पसंद ही I know him. That's my boy. That's the Milan family. What in the PC is that? Oh my lord. नहीं है। इंस्टेंट उसको डोटा खेलना पसंद है, बट वो गेम्स पर उसकी ऑडियंस को देखना नहीं पसंद, तो उस पर उसको Love this guy. व्यूज नहीं मिलते। फेवरेट गेम इज डोटा 2 पर वो Ugh. I guess everyone can have an opinion. Some are worse than others. Dota 2, I guess, is just a popular ass game. गेम के लिए इंडिया में कोई ऑडियंस नहीं है। एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज़ इंडिया की मेजॉरिटी गेम्स देखने और खेलने वाली ऑडियंस टीनेजर्स हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इस ऑडियंस को गेमिंग से दूर रखा गया क्योंकि ये ऑडियंस बाजार नहीं जा सकती थी, उनके घर पे कंसोल्स और पीसी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड जब इनका गेमिंग से एक्सपोजर हुआ तो वो हुआ सिर्फ मोबाइल गेम्स से। फ्री फायर, पबजी जैसे गेम्स इनको समझ आते हैं, ये उससे रिलेट कर पाते हैं। इसकी वजह से जिन क्रिएटर्स को देखते हैं उनको वही गेम्स खेलने पड़ते हैं जो या तो ट्रेंड हो रहे हैं या फिर ऑडियंस से व्यूज लेके आ रहे हैं। जैसे GTA 5 जिसको खेलने के लिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर या फिर एक अच्छा कंसोल चाहिए, पर इंडियन ऑडियंस ने उस गेम को एक्सपीरियंस किया है वाइकेरियसली एज अ स्टोरी मोड गेम थ्रू यूट्यूबर्स। तुम्हें GTA 5 के इंडिया में बहुत सारे मॉडर्न वर्जन देखने को मिल जाएंगे। एक इंसान ने तो तारक मेहता का मॉडर्न वर्जन बना के अपनी खुद की कहानी डालनी शुरू कर दी है। अरे यार, मैं गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। एंड क्यों Okay, that's great though. That's content. I'm a little confused on what the problem is, or if he's just kind of informing what the reality is. Because the reality is, people are going to play the games where the eyeballs are at, and especially if like you gain popularity playing a certain game. Like if Dota 2 is your favorite game, but you get views by playing PUBG, you're gonna play PUBG because at the end of the day, it's gonna be a business. It's going to be the way you pay your bills and how you take care of your family.
you're gonna do the thing that does that. You're not gonna, and then you'll play Dota 2 on your free time. कंसोल गेम्स, पीसी गेम्स का कंटेंट या फिर वो गेम्स खुद इंडिया में ज़्यादा नहीं चलते, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो तबका ऑफ गेमिंग आज भी इंडियन ऑडियंस के लिए एक लग्जरी ही है, जिसकी वजह से Yo, hold on, Yash, what the hell? Hold on, that's actually like big facts. Hold on, not big facts, but I want to know more about that. You're talking about the incident started when kids were, you know, taking their own lives, and the game that got all the blame was PUBG. What caused that? Why did PUBG get the blame on this? Was there like a note left over? Was it like the game that this kid was uberly addicted? And at the end of the day, I know this is gonna sound harsh, but this may be like survival of the. I don't even know if I want to finish that sentence. Yash? Oh, kids bought stuff with the parents' card? वो उन गेम से रिलेट नहीं कर But that happens here in America all the time. पाती, एंड इट्स अ विशियस सर्कल, क्योंकि ना And तो we saw this over in China too, where the one kid spent like his family's entire savings on like skins and what was it? What game? It was skins on one game. The entire family saving, and the family came in there and beat the shit out of him. So it's not like it's just India. तो ऑडियंस वैसा कंटेंट देखना चाहती है, जिसकी वजह से वो उस कंटेंट के बारे में जान नहीं पाते। जैसे अगर बाहर की ऑडियंस को तुम कंपेयर करो, But in India, children are fucking scared of their parents. Yeah, same in Mexico. That is the parents' fault. Yeah, a lot of this just goes to the parents, right? And maybe like unrealistic expectations dealt paired with like the I don't want to be rude, but the parents also not setting the proper example. You know what I mean? तो इंडियन ऑडियंस है, तो वहां की जनता गेम्स को एक्सपीरियंस करती है। कमेंट सेक्शन में लंबे चौड़े What is a discussion blue होते whale? हैं, What does that mean? opinions होते हैं, which shows कि ऑडियंस को भी क्रिएटर के साथ गेम्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, जिसकी वजह से एक अच्छा हेल्दी इकोसिस्टम बनता है। एंड यहाँ की बात करें तो जनता को अज्जू भाई ओपी बोलने से आगे बढ़ने में ही सालों लग जाएंगे। लेकिन इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी में ऑडियंस और गेमर्स के साथ एक और जिम्मेदार है जिसने अपना काम ढंग से नहीं करा है, और वो है गेमिंग कंपनीज। 2016 में जब दुनिया भर में मोबाइल गेम्स राइज पर थे, तो PUBG got the blame because it was the most popular game in every household. इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये बता So you're telling me it's like Call of Duty is the most popular game that I play. I have like 1,000 hours on Call of Duty, probably like 1,500 hours on Call of Duty throughout the years, probably even more so. And let's say I just was like, you know what, guys, I'm actually secretly depressed and I off myself. That the Call of Duty is going to take the blame, so we ban Call of Duty. Do we see how like reductive that is? That doesn't even make sense. बताया गया है कि मोबाइल गेम्स खेलने वाली जनता अक्सर 8 से 18 से 20 की उम्र तक की होती है, और उसमें यह बताया गया कि इस जनता को कैसे मैनिपुलेट करा जाए ताकि वो फ्री टू प्ले गेम्स में ज्यादा खर्चा करें। प्रेजेंटेशन My parents once hit me with the belt and they felt sorry. You love them? Same. But mine never felt sorry for it. बताया गया कि कैसे प्लेयर्स को कन्वीनियंस उनके हिसाब से टेलर करके बेची जाए, जैसे इन ऐप परचेजेस करके लोग कैसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं, कैसे वो स्टार्टिंग में हुक हो जाएंगे और गेम में पैसा खर्च करना उनकी हैबिट बन जाएगी। Okay. So this is going to be weird because I definitely think that being able to purchase stuff in game should probably be a little bit more difficult than what it is. But I would much rather games become free to play and then me invest money in cosmetics and things that have no impact on the actual performance of the game, purely cosmetics. That's the way I would want to be able to support the devs and just pay as I go. I wouldn't want to pay $80 every year like how it is right now. Have you played Clash of Clans? Yeah, that's what I was talking about earlier. It was a game that I played a little bit, but it never really like caught my attention. Mainly because I don't like cock. ऐसे बच्चों को एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन देनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड्स ऑफर करके कैसे रेयर आइटम्स की स्केर्सिटी दिखानी है ताकि वो गेम में और पैसे खर्च कर सकें। और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो बच्चों पर यूज करी जाती हैं ताकि वो गेम्स में पैसा खर्च करने पर मजबूर हो जाए। एंड इन एनी केस अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बाहर की जनता के लिए है, इंडिया की ऑडियंस तो मोबाइल गेम्स खेल ही इसलिए रही है बिकॉज उनके पास गेम्स में पैसे खर्चने के लिए है ही नहीं, तो ये सुनो। हैदराबाद की महिला को पता लगा कि उसके पास Whoa, Shubi, I appreciate you redeeming your power points in here, your power level, to let me know. So you redeemed something. Hold on, this is actually important.
Be prepared to reply fast, please. Blue Whale was a game that gave real life missions, even self-harm. What does that mean? Yes? So like can you give me an example? What does this mean? We have something here in America. This is something I did like when I was younger. It's called like geolocating, geo-tracking. It is basically you can go on a website and you would select basically a mission and it would give you coordinates and you would try to go to these coordinates IRL. And most of the time, like for the example, it was like on a trail that I would go frequently, and it was off the trail a little bit, and under a rock, it was like a little like a pill bottle, and inside the pill bottle was some cash for completing it. Search the game Blue Whale. I mean, if you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.